बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने समाप्त किया था 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली को हम लोग पढ़ चुके थे। उसी के बाद अगली फैमिली है कार्बन फैमिली, 14 ग्रुप है ना, कार्बन फैमिली या 14 ग्रुप। तो 14 ग्रुप या कार्बन फैमिली में 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन तत्वों को रखा गया है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। जो छोटी पीरियोडिक टेबल है उसके अनुसार ये 4th ग्रुप है, चौथा समूह है। और जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, दीर्घ ग्रुप आवर्त सारणी है, उसमें इसका 14 ग्रुप है, 14वां ग्रुप है। और शॉर्ट के अनुसार ये चौथा ग्रुप है। इसमें सबसे पहला एलिमेंट कार्बन होता है, इसलिए इसको हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनका सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में S और P उपकोषों में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। S और P में दो दो इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देखें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, लास्ट में इसकी लास्ट जो सेल होती है उसमें NH2 NP2 सेल। S और P उपकोष जो होते हैं, सब सेल होते हैं, उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में या 14 ग्रुप में क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो क्रम से इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, क्रम से इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। तो देखेंगे कार्बन के लास्ट में क्या होगा, 2s2 2p2। S और P उपकोष में दो दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 2s 2p। सिलिकॉन का 3s2 3p2। जर्मेनियम का 4s2 4p2। टिन का 5s2 5p2। लेड का 6s2 और 6p2। तो इस प्रकार से क्रम से सल्फर से लेड की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो क्रम से क्या होगा कि इनमें जो सब सेल है S और P, उनमें क्रम से नंबर बढ़ते चले जाएंगे। कार्बन में S और P सब सेल में 2 2 लगा हुआ है, सिलिकॉन में 3 3, जर्मेनियम में 4 4, टिन में 5 5, लेड में 6 6। एक का याद होगा, क्रम से बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को आएगा। तो ये लास्ट वाला याद रखिए, यहीं तक आपको जाना है और स्टार्टिंग से लिखते जाइए। 1s, जैसे स्टार्टिंग में लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p10। तो इस प्रकार से ये क्रम से स्टार्टिंग का तो लिख लेंगे, लास्ट का पॉइंट याद रखिए, आपको सब याद रहेगा उसमें क्रम से। तो इस प्रकार से ये जो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली के कितने मेंबर हैं, 5। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और इसमें सभी का जो लास्ट सेल जो होती है, अंतिम कोष होता है, उसमें S और P सब सेल में उपकोषों में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। और नेचर में जो कार्बन है वो विभिन्न रूपों में पाया जाता है। जैसे कि कार्बन का एक अपर रूप या एलोट्रॉप्स होता है, डायमंड या हीरा। ग्रेफाइट, जो कि आप पेंसिल में लिखते हैं, से लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होता है।
वायुमंडल में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है और विभिन्न प्रकार के यौगिक कंपाउंड्स वो कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। इसमें कार्बन होता है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कार्बोनेट के रूप में कार्बन उपस्थित होता है। विभिन्न यौगिकों के कार्बोनेट में कार्बन उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से नेचर में कार्बन विभिन्न यौगिकों के रूप में, वायुमंडल में, मिट्टी में उपस्थित होता है। कार्बन हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, कार्बन निकालते हैं। हमारा जितना भी शरीर होता है, पौधों का शरीर होता है, ये सब में क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बनिक यौगिक। हमारा जितना भोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस सब में क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बनिक यौगिक है। हमारा शरीर भी कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना है, पौधों का शरीर भी कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना है, और हमारा भोजन भी सब कार्बनिक होता है। सभी में कार्बन की उपस्थिति होती है और कार्बन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे लकड़ी जलाते हैं वो भी कार्बन है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो कोयला जलाते हैं वो भी कार्बन है, उससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन सभी से ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक जिनमें कि कार्बन उपस्थित होता है, यही हमारा कार्बनिक यौगिकों से मिलकर के हमारा शरीर भी बना होता है, पौधों का शरीर भी बना होता है। हमारा जितना भोजन होता है वो भी सब कार्बनिक होता है, कार्बन उपस्थित होता है। और जिन चीज़ों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी सब कार्बनिक होते हैं। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, और जैसे आजकल LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें भी ब्यूटेन गैस, वो भी कार्बनिक है। तो कार्बनिक यौगिकों से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जितने भी ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं, कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG, ये सब कार्बनिक गैस है, कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से नेचर में, प्रकृति में कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है, प्रकृति में कैसे कैसे पाया जाता है। अब इसके पश्चात जो कार्बन फैमिली है, ये 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनकी विशेषताएं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इसमें वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है कार्बन की? तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन फैमिली के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सभी की वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसमें कुछ परिवर्तन भी होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। टिन और लेड की 2 होती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की 4 और टिन और लेड की 2 होती है वैलेंसी। संयोजकता किसे कहते हैं? कोई भी एलिमेंट या तत्व अपना अष्टक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है, पार्टनरशिप करता है, वही उसकी वैलेंसी या संयोजकता होती है। तो मोस्टली 4th ग्रुप है तो मोस्टली इसकी वैलेंसी 4 होती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप की 1 होती है, सेकंड ग्रुप की 2, थर्ड ग्रुप की 3, 4th ग्रुप की 4 होगी।
लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, टिन और लेड की वैलेंसी 2 भी होती, 2 होती। इसके पश्चात इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना होता है? +4 होता है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था। जर्मेनियम, टिन, लेड इनकी +2 या +4 भी, विभिन्न यौगिकों में +2 या +4 भी होती है। ऐसे ही इसमें होता है जर्मेनियम, टिन, लेड में, कुछ में +2 होती है, कुछ यौगिकों के निर्माण में कुछ में +4 होती है। इसमें इसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव क्या होता है? किसी भी एलिमेंट्स के, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा से, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही ऊर्जा उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है ना? तो मोस्टली जो गैसीय अवस्था होती है, गैस अवस्था में जो होते हैं, उन्हीं के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल में किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही ऊर्जा उसकी आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन of gaseous isolated atom from the outermost cell is known as ionization energy. The requirement of energy to remove 1 electron from the gaseous isolated atom of the outermost cell is known as ionization energy या ionization potential। तो इसमें ionization potential इसका कैसा होता है? बहुत उच्च होता है, हाई होता है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर ionization potential डिक्रीज होता चला जाता है, घटता चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर घटती चली जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो शक्ति होती है, इसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो क्या होती है, ये डिक्रीज होती चली जाती है ऊपर से नीचे चलने पर। आयनाइजेशन पोटेंशियल ये भी डिक्रीज होती, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी, विद्युत ऋणात्मकता भी घटती चली जाती है ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर। तो जैसे कि देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती, सबसे ऊपर है, और लेड सबसे नीचे है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होती। इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती कैटिनेशन या श्रृंखलन। श्रृंखलन या कैटिनेशन क्या होती है? कार्बन में या इस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट में कैटिनेशन की पावर ज्यादा होती, मतलब कार्बन में कार्बन से और दूसरे एलिमेंट से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला, एक लॉन्ग चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम कैटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। और ये कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन के यौगिक या कंपाउंड की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। तो कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन में कार्बन से या दूसरे तत्वों से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला या लॉन्ग चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम कैटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं।
और ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स में ज़्यादा होती है, कार्बन में बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। और इसी में जैसे कि जो तत्वों के बीच में, जैसे कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो कार्बन के बीच में या दूसरे एलिमेंट के बीच में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी लगता है। सहसंयोजी कार्बनिक मोस्टली क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 4 दे दे या 4 ले ले, तो ये 4 लेना देने की वजह क्या होता है? पार्टनरशिप बनाते हैं, साझा करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसी प्रकार से एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी मतलब अपर रूपता। जब कोई तत्व प्रकृति में 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है उसको हम अपर रूप या एलोट्रॉप कहते हैं, और इसकी इस प्रॉपर्टी को अपर रूपता या एलोट्रॉपी कहते हैं। तो कार्बन के अपर रूप जैसे पहले बताया, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, ये सब कार्बन के अपर रूप हैं या एलोट्रॉप्स हैं। तो डायमंड, ग्रेफाइट या बकमिलिस्टर फुलरीन, कार्बन 60, ये भी एक अपर रूप या एलोट्रॉप्स हैं। और इसकी संरचना जैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो फुटबॉल की गेंद की तरह दिखाई पड़ता है, फुटबॉल की गेंद की तरह होता है। तो इस प्रकार से ये कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।